हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी विद रश्मि। आज के वीडियो में हम भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 17 चैप्टर 17 में सेक्शन 415 और उससे आगे के सेक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि छल के विषय में बात करती है। सेक्शन 414 तक यदि आप बहुत ही डिटेल में पढ़ना चाहते हैं और अपने आईपीसी के बहुत अच्छे हैंड रिटन नोट्स तैयार करना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, जहां मैंने सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 414 तक अभी तक पढ़ाया हुआ है। और जिसमें चैप्टर 1 से चैप्टर 17 जिसमें अभी 415 धारा आज हम पढ़ने वाले हैं, धारा 414 तक पहले पढ़ाया जा चुका है। तो उन वीडियोस के माध्यम से आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं और बेयर एक्ट पे आसानी से अपनी कमांड बना सकते हैं। बेयर एक्ट का कितना इम्पॉर्टेंट रोल है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, ये तो आपको पता ही होगा। अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं, आप एलएलबी कर रहे हैं या फिर ऐसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं या इसकी तैयारी कर रहे हैं जिसमें आईपीसी के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, तो ये वीडियो और ये चैनल आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और चैनल पर अगर आप आ ही गए हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आईपीसी के सारे वीडियोस जितने भी मैंने अभी तक पढ़ाया हुआ है ज़रूर देखिए, अपने नॉलेज को इन्हेंस करिए और अपना नोट्स तैयार करिए। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं धारा 415 के बारे में, जो छल को परिभाषित करती है। धारा 415 के अनुसार जो कोई किसी व्यक्ति से प्रवंचना कर उस व्यक्ति को जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है कपटपूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित करता है। प्रवंचना का मतलब होता है छल के द्वारा। तो जो कोई किसी व्यक्ति से प्रवंचना कर छल कर उस व्यक्ति को जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है कपटपूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित करता है कि वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे या यह सम्मति दे दे कि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को रखे या साशय उस व्यक्ति को जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है उत्प्रेरित करता है कि वह ऐसा कोई कार्य करे या करने का लोभ करे जिसे वह यदि उसे हर प्रकार प्रवंचित न किया गया होता तो न करता या करने का लोभ न करता, और जिस कार्य या लोभ से उस व्यक्ति को शारीरिक मानसिक ख्याति संबंधी या सांपत्तिक नुकसान, सांपत्तिक मतलब संपत्ति से संबंधित नुकसान या अपहानि कारित होती है या कारित होनी संभाव्य है, तो माना जाएगा कि वह व्यक्ति छल करता है, यानी छल के अपराध का दोषी है। स्पष्टीकरण कहती है, तथ्यों का बेईमानी से छिपाना इस धारा के अर्थ के अंतर्गत प्रवंचना है। प्रवंचना डिसीविंग क्या है? तो तथ्यों का बेईमानी से छिपाना। दृष्टांत के माध्यम से इसे हम समझते हैं। हम किसी एक दृष्टांत को पढ़ते हैं। दृष्टांत इसमें क से लेकर झ तक दिया गया है। दृष्टांत अंग देखते हैं हम, जो बताता है क ऐसे नगों को जिनको वह जानता है कि वे हीरे नहीं हैं, हीरों के रूप में गिरवी रखकर य से साशय प्रवंचना करता है और एतद द्वारा धन उधार देने के लिए य को बेईमानी से उत्प्रेरित करता है।
तो यहाँ पर जो क है वह छल करता है, छल के अपराध का दोषी होगा। इसी प्रकार अन्य दृष्टांत के माध्यम से आप छल को समझ पाएंगे। छल के बारे में अभी जितना भी पढ़ा, परिभाषा, स्पष्टीकरण, दृष्टांत, तो इसके माध्यम से जो छल की आवश्यक तत्व निकल के सामने आते हैं वो ये है। पहला, अभियुक्त द्वारा प्रवंचना, अर्थात किसी व्यक्ति को प्रवंचित किया जाए, कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को प्रवंचित कर रहा है। और दूसरा है, जो दूसरा तत्व है इसे दो भागों में बांट सकते हैं। धोखेबाजी से या बेईमानी से परिवादी को उत्प्रेरित करना, इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति देने के लिए या सहमति देना कि कोई व्यक्ति संपत्ति धारित करेगा, अर्थात किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति देने या सहमति देना कि कोई व्यक्ति संपत्ति धारित करेगा, इस कार्य के लिए धोखेबाजी से या बेईमानी से परिवादी को उत्प्रेरित करना, यह छल का दूसरा आवश्यक तत्व हो गया। छल के दूसरे आवश्यक तत्व के अंतर्गत पॉइंट ख को देखते हैं। परिवादी को कोई चीज करने को या लोपित करने को साशय उत्प्रेरित करना जो वह नहीं करता या लोपित करता, यदि वह इस तरह प्रवंचित किया जाता एवं जो कृत्य या लोप कारित करता है या क्षति कारित करने वाला है या परिवादी के शरीर, मस्तिष्क, प्रतिष्ठा या संपत्ति में हानि पहुंचाने वाला है, अर्थात साशय उस व्यक्ति को कोई कार्य करने या करने का लोप करने के लिए उत्प्रेरित करना, जिससे यदि वह इस प्रकार प्रवंचित न किया गया होता या न करता या लोप न करता तो ख्याति संबंधित शारीरिक, मानसिक या सांपत्तिक नुकसान संबंधित अपहानि कारित होती है या कारित होने की संभावना है। तो यहाँ छल के आवश्यक तत्वों की पूर्ति होती है। यहाँ ध्यान देने योग्य है कि परिवादी की किस किस चीज़ की हानि छल के आवश्यक तत्व के अंतर्गत आएगी, तो शरीर, मस्तिष्क, प्रतिष्ठा और सम्मान, अर्थात शारीरिक क्षति, मानसिक हानि, प्रतिष्ठा अथवा ख्याति की हानि और संपत्ति संबंधित हानि। अगर इस प्रकार की हानि है तो इसे छल के अंतर्गत माना जाएगा। धारा 415 जो छल के बारे में बात करती है, धारा 415 से संबंधित एक महत्वपूर्ण केस है। रामदास बनाम उत्तर प्रदेश 1971 का वाद है। इसमें उच्चतम न्यायालय ने इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारा 415 में वर्णित अपराध का विश्लेषण किया और उसके आधार पर कुछ महत्वपूर्ण तत्व सामने आए। उच्चतम न्यायालय ने रामदास बनाम उत्तर प्रदेश 1971 के वाद में धारा 415 के बारे में जो विश्लेषण किया उसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, जिसे मैं अभी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो रामदास बनाम उत्तर प्रदेश से 1971 का जो वाद था, इसमें 415 धारा में उच्चतम न्यायालय ने जो भी विश्लेषण किया तो उसका पहला पॉइंट यह निकल कर आया कि किसी व्यक्ति को प्रवंचित कर उसे कपटपूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित करने का आशय होना चाहिए। अगर छल के अपराध का दोषी है
तो वह किसी व्यक्ति को प्रवंचित कर उसे कपटपूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित कर रहा है और साशय उत्प्रेरित कर रहा है, तो उसका ऐसा आशय भी है। और इसके दूसरे पॉइंट में यह बात निकल कर आती है जो उच्चतम न्यायालय ने विश्लेषण किया कि इस प्रकार प्रवंचित व्यक्ति को किसी व्यक्ति की कोई संपत्ति परिदत्त करने या किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति रखने हेतु सम्मति देने के लिए उत्प्रेरित किया जाना चाहिए, या इस प्रकार प्रवंचित व्यक्ति को कोई कार्य करने या उसका लोप करने के लिए साशय उत्प्रेरित किया जाना, जिसे वह इस प्रकार प्रवंचित न किया गया होता तो न करता या लोप न करता। और तीसरा तत्व, इसका तीसरा जो विश्लेषण था सुप्रीम कोर्ट का, उसके अनुसार लोप ऐसा होना चाहिए जिसमें उत्प्रेरित व्यक्ति को शारीरिक मानसिक ख्याति संबंधित और सांपत्तिक हानि अपहानि कारित हो या कारित होना संभाव्य हो। यह रामदास बनाम उत्तर प्रदेश के वाद में उच्चतम न्यायालय ने ये 4 आवश्यक तत्व छल के बारे में विश्लेषित किया। श्री भगवान समरथा श्रीपाद वल्लभ वेंकट विश्वंदधा महाराज बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1999। इस वाद में अभी निर्धारित किया गया कि यदि कोई व्यक्ति अन्य से यह अभ्यावेदन करता है कि उसको दैवीय शक्ति है और प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उस अन्य व्यक्ति को विश्वास करता है या उसको दैवीय शक्ति है, तो ऐसा अपराध धारा 415 के अधीन छल का अपराध माना जाएगा। धारा 416 जो है वह प्रतिरूपण द्वारा छल के अपराध की बात करती है। धारा 416 के अनुसार कोई व्यक्ति प्रतिरूपण द्वारा छल करता है, यह तब कहा जाता है जब वह यह उपदेश करके कि वह कोई अन्य व्यक्ति है या एक व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के रूप में जानते हुए प्रतिस्थापित करके या यह व्यपदिष्ट करके कि वह या कोई अन्य व्यक्ति कोई ऐसा व्यक्ति है जो वस्तुतः उससे या अन्य व्यक्ति से भिन्न है, छल करता है, ऐसा माना जाएगा। स्पष्टीकरण बताती है कि प्रतिरूपण द्वारा छल का अपराध हो जाता है चाहे वह व्यक्ति जिसका प्रतिरूपण किया गया है वास्तविक व्यक्ति हो या काल्पनिक हो। दृष्टांत के माध्यम से इसे समझ सकते हैं। उसी नाम का अमुक धनवान बैंकर है। इस उपदेश द्वारा छल करता है। प्रतिरूपण द्वारा छल करता है, यह माना जाएगा। और दृष्टांत ख बताती है। जिसकी मृत्यु हो चुकी है होने का उपदेश करने द्वारा छल करता है, तो यहाँ प्रतिरूपण द्वारा छल करता है, यह माना जाएगा। प्रतिरूपण द्वारा छल धारा 416 के अनुसार इसके आवश्यक तत्व जो सामने आते हैं वो ये कि किसी व्यक्ति द्वारा कोई अन्य व्यक्ति होने का उपदेश करना। धारा 416 के अंतर्गत अपराध तभी बनता है जब अभियुक्त जो है वह कोई अन्य व्यक्ति होने का उपदेश करता है।
जानबूझकर एक व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के रूप में प्रतिस्थापित करना, और यह व्यपदिष्ट करना कि वह या कोई अन्य व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जो वस्तुतः उससे या अन्य व्यक्ति से भिन्न है। धारा 417 यह छल के लिए दंड का प्रावधान करती है कि जो कोई छल करेगा दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तिलकराम बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य AIR, इसमें बताया गया कि धारा 417 के अधीन कोई दोष सिद्धि नहीं हो सकती यदि कपटपूर्ण और बेईमानी उत्प्रेरण साबित किया जाता है। यदि उत्प्रेरण के द्वारा कोई कपटपूर्ण और बेईमानी द्वारा छल करता है तो उसे छल के लिए दंडित नहीं किया जाएगा। तिलकराम बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य में ये अभी निर्धारित किया गया था। धारा 418 यह बताती है कि इस ज्ञान के साथ छल करना कि उस व्यक्ति को सदोष हानि हो सकती है जिसका हित संरक्षित रखने के लिए अपराधी आबद्ध है, और ऐसे अपराध के लिए दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। प्रतिरूपण द्वारा छल के लिए दंड का प्रावधान धारा 419 में किया गया है, जिसके तहत 3 वर्ष तक के अवधि के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। और धारा 420 यह छल करना और संपत्ति परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना के अपराध के बारे में बात करती है। जो कोई छल करेगा और एतद द्वारा उस व्यक्ति को जिसे प्रवंचित किया गया है बेईमानी से उत्प्रेरित करेगा कि वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे या किसी भी मूल्यवान प्रतिभूति को या किसी चीज को जो हस्ताक्षरित या मुद्रांकित है और जो मूल्यवान प्रतिभूति में संपरिवर्तित किए जाने योग्य है, पूर्णतः या अंशतः रच दे, परिवर्तित कर दे या नष्ट कर दे, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इसे एक प्रकरण के माध्यम से समझ सकते हैं जिसमें ब को यह विश्वास दिलाता है कि जादू से करेंसी नोटों को दुगना कर सकता है। 1000 रुपये के मूल्य के नोट करेंसी नोट अ को दे देता है, जो उन्हें एक काले बॉक्स में रख देता है और तत्पश्चात बॉक्स ब को दे देता है, इस निर्देश के साथ कि बॉक्स को लगभग 1 घंटे बाद खोला जाए। अ के जाने के बाद ब बॉक्स खोलता है तो पता चलता है कि उसमें एक रद्दी टुकड़े भरे पड़े हैं। अ इस धारा के अंतर्गत छल के लिए दंडनीय होगा क्योंकि उसने बेईमानी पूर्वक ब को उत्प्रेरित किया कि वह अपनी करेंसी नोट उसे परिदत्त कर दे, और इस प्रकार उसने यानी अ ने ब को प्रवंचित किया। मध्य प्रदेश राज्य बनाम गोविंद सिंह का वाद है, जिसमें अभियोग की अभियुक्त ने पंचायत खाते से गुप्त हेतुक के लिए धनराशि
प्रत्याहृत की, किंतु साक्ष्य द्वारा अन्यथा दर्शित की धन राशि का उपयोग संदर्भावी उद्देश्य हेतु किया गया है। तो यहाँ अभियुक्त दोषमुक्त पाया गया। कमल कृष्ण चोपड़ा बनाम स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर 1999 के बाद में यह बताया गया कि केवल वचन भंग धारा 420 के अधीन अपराध नहीं है। धारा 420 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण केसेस हैं, आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। मोहम्मद इब्राहिम और अन्य बनाम बिहार राज्य, मोहम्मद इब्राहिम और अन्य बनाम बिहार राज्य 2010 का वाद है ये। इसमें अभियुक्त पर आरोप था कि उसने मिथ्या विक्रय विलेख बनाकर छल कारित किया है। संपत्ति के वास्तविक असली मालिक द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई। अभियुक्त ने सद्भावपूर्वक यह विश्वास किया था कि संपत्ति उसकी है। क्रेता भी यह विश्वास करता था कि संपत्ति अभियुक्त की है। यह अभिनिर्धारित किया गया कि अभियुक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अधीन कपट के अपराध का दोषी नहीं है, क्योंकि कपट के आवश्यक तत्व उपस्थित नहीं थे। और इस धारा से, धारा 420 से ही संबंधित एक महत्वपूर्ण वाद है जिसे आप नोट डाउन कर लीजिए। NV सुब्बाराव बनाम राज्य द्वारा इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस CBI SPE 2013 का वाद है। इसमें बैंक के मैनेजर अभियुक्त ने बहुत से सरकारी कर्मचारियों को अभियुक्त से प्लॉट खरीदने के लिए ऋण मंजूर किया और ऋण बिना पहले स्थान का मुआयना किए और बिना नियोजक से उत्तरदायित्व के लिए लिखा पढ़ी किए और कर्मचारियों का बिना बैंक में खाता खुलवाए मंजूर कर दिया। अभियुक्त ने सह अभियुक्त को खेत की ऊंची कीमत बताने की अनुमति दी। इस बात का स्पष्ट साक्ष्य था कि अभियुक्त ने सह अभियुक्त से कई बार मुलाकात किया और सह अभियुक्त से धन लिया। तो यहाँ पे अभी निर्धारित किया गया कि अभियुक्त और सह अभियुक्त ने बैंक को धोखा देने के लिए षड्यंत्र किया है। अतएव अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 120 ख और 420 के अंतर्गत दोष सिद्धि दी गई। इस प्रकार आज के वीडियो में धारा 420 तक हमने बहुत ही डिटेल में कवर किया। धारा 415 से धारा 420 तक जो छल के विषय में बात करती है, आज हमने देखा। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए और वीडियो को और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करने के लिए थैंक यू। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल बटन दबाकर ये श्योर हो जाइए कि जब भी चैनल पे वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप अपनी तैयारी में कंटिन्यू रहिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।